कुछ बेहद खूबसूरत लोगों की कहानी है। पहला पूछता हूं, कितने लोग साहिर लुधियानवी साहब का नाम सुन चुके हैं आज से पहले? साहिर लुधियानवी is one of the finest lyricists this country has ever seen. उन्होंने अपनी जिंदगी में 400 से ज्यादा गाने लिखे हैं। उनका नाम आप ना जानते हो। एक तो ये नाम ही, साहिर शब्द का मतलब पता है आपको क्या होता है? साहिर का मतलब है जादूगर, शब्दों का जादूगर। अपने शब्दों से जो जादू किया करता था, लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाया करता था एक तिलिस्म की तरह। उनका नाम आपने ना सुना हो, लेकिन उनके लिखे गाने हम सब ने सुने। एक दो गाने तुम गाओगे? मैं पल दो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, Any smokers in the house? Make some noise for me. Gee. के उड़े जब जब हाय हाय कभी कभी अभी ना और एक गाना आपके लिए मैम, इनकी तरफ से। हाँ, ए मेरी ज़ोहर जबी शो कैंसल। 1 घंटे सिर्फ गाने गाएंगे अपन, बैंड बनाएंगे 250 लोगों का। शादी का सीजन आ भी रहा है, यहाँ शादी पार्टी के ऑर्डर लिए जाते हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ गाइस, वर वंडरफुल। ये सारे गाने लिखने वाले, हाँ, ये गेस करने के पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी शख्स की अगर आप कहानी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी परवरिश जानना जरूरी होता है। पहले 10-15 साल में आपके साथ जो जो हो जाता है ना, वो कहीं ना कहीं तय कर देता है कि आप कैसे इंसान बनने वाले हैं। 10-15% गुंजाइश बचती है बस बदलाव की, बाकी सब कुछ एम्बेड हो चुका होता है। तो जरा कहानी की शुरुआत कर ही रहे हैं तो साहिर साहब के बचपन से करते हैं। करें? शाबाश। साहिर साहब पैदा हुए 1921 में पंजाब के एक शहर में। कोई शहर का नाम गैस कर सकता है? लुधियाना। साहिर लुधियानवी पैदा हुए लुधियाना में 1921 में। बचपन में ही उनके माँ और पिता अलग अलग हो गए और उनकी माँ उनको लेकर लाहौर आकर बस गई। तब सब अपना ही था। लेकिन ऐसा कहते हैं जब बचपन में ऐसा कोई घाव आप पर लग जाता है ना, तो आपके अंदर के कलाकार को अपने आप हवा मिल जाया करती है। साहिर साहब के साथ भी वही हुआ। उन्होंने अपने आप को शब्दों में इतना डुबो दिया कि मात्र 24 साल की छोटी सी उम्र में उनकी पहली किताब रिलीज हो चुकी थी। पूरे देश में डंका बज चुका था कि एक नया शायर आया है साहिर लुधियानवी नाम का। किताब का नाम था तलखियां। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि फूट गया एक जोर का बम। कौन सा बम? 47 का बम। उसके चिथड़े ऐसे उड़े कि साहिर साहब को रिफ्यूजियों की तरह अपनी माँ के साथ आकर दिल्ली बसना पड़ा। दिल्ली की उस भागा दौड़ी में 1 महीना रहे, सिर्फ 1 महीना, और अपने दोस्तों को यह कहकर बंबई चले गए कि बंबई को मेरी जरूरत है। जब वो बंबई आए तो जिस घर में वो रहने लगे, उसी बिल्डिंग में उनके घर के नीचे वाले फ्लैट में थोड़े समय बाद एक शख्स शिफ्ट हुए थे। आप में से शायद कुछ लोग उन्हें जानते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो संपूर्ण सिंह कालरा? रेज योर हैंड्स। बस नाम है, सिर्फ हाथ खड़े करने का काम है। अच्छा, कितने लोग संपूर्ण सिंह कालरा को बिल्कुल नहीं जानते? हाथ खड़े करो। कितनी जरूरत है तुम्हें मेरी पता है। आप इस शख्स को इस नाम से ना जानते हो, लेकिन जिस नाम से लिखते हैं, इनका पेन नेम, हम सब इन्हें जानते हैं, और वो है इंसाफ। हाउ मेनी ऑफ यू राइट? आप में से कितने लोग लिखते हैं खुद के लिए ही सही? आपको लोगों को बहुत बढ़िया लगेगी ये बात। गुलजार साहब के लिए किसी ने इतना खूबसूरत कहा था कि मुश्किल भाषा में अच्छा लिखना एक आसान सा काम। ध्यान से सुनना इस बात को। मुश्किल भाषा में अच्छा लिखना एक आसान काम है, मगर आसान भाषा में अच्छा लिखना बहुत मुश्किल है।
और इस बात के महारथी हैं गुलजार साहब, एक एक लाइनों में इतना कुछ कह जाते हैं। अब एक लाइन इनकी पढ़ी मैंने, कह रहे हैं मुस्कुराते बहुत हो तुम, जरा खुश भी रहा करो। क्या बात है। कह रहे हैं पिछली दफा जब तुम मेरे घर आई थी, तुमने मेरे सिगरेट की डिबिया पर पौधे का एक स्केच बनाया था, आकर देखो उसमें फूल खिला है। कह रहे हैं अगर आंसुओं की कीमत होती, अगर आंसुओं की कीमत होती तो कल रात वाला तकिया अरबों का होता। गुलजार साहब पे पूरा 2 घंटे का शो करता हूं मैं, नॉट टुडे। आज हम उनके पड़ोसी पर हैं, साहिर साहब पर हैं। जो साहिर साहब को करीब से जानते हैं वो बताते हैं कि उन्हें जिंदगी में ना 2 चीजों से सख्त नफरत थी। एक, तन्हाई, उन्हें अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, हमेशा किसी न किसी का साथ चाहते थे। और एक किताब में मैंने पढ़ा, उन्हें खुद की शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके घर में कोई आईना भी नहीं था। ऐसा शख्स अपने आप को शब्दों में ही डुबोएगा और क्या करेगा। सोचकर देखो, उनकी जो पहली किताब तलखियां, तलखियां का मतलब ही होता है बिटरनेस। वो बिटरनेस उनके अंदर आ चुकी थी, कड़वाहट। अब ऐसा ही शख्स है जो लिख सकता है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। किसी और के खातिर यहाँ पे कौन ही रोता है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। बेटा नहीं बजाना, कॉपीराइट। तो आज गाने कौन गाएगा? मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। ये था सिक्के का एक पहलू। अब कहानी है, प्रेम कहानी है, तो दूसरी भी तो कोई होंगी ना। सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं, उस शख्सियत की तरफ चलते हैं। मेरे हिसाब से, मेरा सच में मानना है कि वो शख्स अभागा है जिसने नाम आज तक कभी ना सुना हो, और वो नाम है अमृता प्रीतम। पंजाबी भाषा की पहली पोएटिस कहा जाता है अमृता जी को। थोड़ी परवरिश इनकी भी जान लीजिए। पैदा हुई 1919 में पंजाब के गुजरावाला में। अमृता पैदा अमृत हुई थी, उनका नाम अमृत कौर था। अमृता बाद में पढ़ा है। बचपन से ही इस प्यारी सी बिटिया को अपने लिखे भजन गाने का, गुरुद्वारे में जाकर खुद अपने लिखे भजन गाने का बड़ा शौक था। और लोगों को देखकर इतना अच्छा लगता था कि इतनी प्यारी सी बिटिया आती है और खुद के लिखे भजन गाती है। लेकिन बचपन में उनकी एक मौसी ने उनसे कह दिया कि ऊपर वाला छोटे बच्चों की प्रार्थनाएं बड़ी जल्दी सुन लिया करता है। तो जब एक दफा उनकी माँ बीमार हुई, इतनी बीमार हुई कि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, तो अमृता गुरुद्वारे जाकर बैठ गई कि अब जब तक मेरी माँ को ठीक नहीं कर दोगे ना, मैं यहाँ से उठूंगी भी नहीं। माँ तो नहीं बची, भगवान को कुछ और मंजूर था। लेकिन अमृता का भगवान पर से विश्वास उसी दिन से हमेशा हमेशा के लिए उड़ गया। अपने पिता को साफ मना कर दिया कि आइंदा ना मैं कभी गुरुद्वारे जाऊंगी और ना ही कोई भजन लिखूंगी। कुछ समय बाद पिताजी भी चल नहीं बसे, चल दिए, जिसे हम सन्यास कहते हैं। एक दफा उठे और जंगलों की तरफ निकल गए, फिर कभी किसी को दिखे ही नहीं। उसी रात अमृता प्रीतम ने 2 लाइनें लिखी थी। उन्होंने लिखा कि मेरी जिंदगी एक रात थी, मैं जागती रही, किस्मत बहुत अकेली हो गई। मात्र 16 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी करा दी गई प्रीतम सिंह से, और वो बन गई अमृता प्रीतम। मगर फिर फूटा बम, वही वाला बम। देखो यार, ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर राइट नाउ आर टू यंग टू अंडरस्टैंड कि 47 कितना खराब समय था। अमृता जी, साहिर साहब, गुलजार साहब सब उधर से इधर आए थे। इनकी राइटिंग में आपको वो दर्द देखने को मिलता है। गुलजार साहब की किताबों मैंने पढ़ा, वो लिखते हैं कि मैंने उन दिनों रोडों पर लाशें कटती देखी हैं, उनका खून बहते सूख जाते हुए देखा है, और कई महीनों बाद लोगों को आकर वो खून कुरेद कुरेद कर निकालते हुए भी देखा है। जब इतना कुछ आप देख लो तो हमेशा के लिए जहन में घर नहीं कर जाएगा। बुरे सपने आएंगे जिंदगी भर के लिए, नाइटमेयर्स आएंगे। उस समय सिख औरतों पर इतना अत्याचार हो रहा था कि अमृता प्रीतम ने सिख औरतों के लिए कविता लिखी थी कि अखाज वारिस शाह नु। वारिस शाह का नाम सुना है आप लोगों ने? वारिस शाह एक पंजाबी पोएट थे जिन्होंने हीर रांझा की कहानी लिखी थी हीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे समाज एक औरत का नजरिया नजरअंदाज ही कर दिया करता है। तो जब सिख औरतों पर अत्याचार हो रहा था तो अमृता ने वारिस शाह से गुहार की अपनी कविता में, है खड़ी पंजाबी में, अगर कहो तो 4-6 लाइन हिंदी में सुना दूंगा। अब इतना कह ही रहे हो तो ठीक है।
अमृता लिखती हैं कि आज कहती हूं वारिस शाह से कि अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की उस किताब का एक नया पन्ना खोल। जब पंजाब की एक बेटी रोई थी, तुमने इतनी लंबी दास्तान लिख दी। आज पंजाब की लाखों बेटियां रो रही हैं। सब तुमसे कह रही हैं कि दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाले लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भरा पड़ा है और किसी ने पांचों दरियाओं में जहर घोल दिया है और अब यही जहरीला पानी आने वाली नस्लों को सींच रहा है। आज कहती हूं वारिस शाह से कि अपनी कब्र में से बोलो। कहते हैं उस जमाने में एक कविता हर दूसरे शख्स की जेब में मिल जाया करती थी। दोनों अवाम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दोनों का बहुत सारा प्यार और बहुत सारी नफरत दोनों अमृता को मिली। उनसे पूछो तो कहती थी कि जो लोग मुझसे नफरत करते हैं ना, वो मुझसे आज तक कभी मिले ही नहीं। बहुत बेबाक थी अपनी बातों में अमृता। उनके नाम से प्रीतम तो कभी नहीं गया, मगर उनका प्रीतम सिंह से साथ 1960 में छूट गया। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं ना, ये सुनकर आपके अंदर की पेट्रियार्की जाग सकती है, तो सुलाए रखना, क्योंकि हम सिर्फ सुना रहे हैं, ये सब हो पहले चुका है। जब अमृता ने अपने पति को छोड़ा तब उनके 2 बच्चे हो चुके थे। उसके बावजूद उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी उनसे कुछ और चाहती है। वो सिर्फ ये करने के लिए पैदा नहीं हुई है। और वो एक समय उठी और अपने रास्ते अकेले चल दी, लाइक द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमन। ये काम आज की महिला के लिए भी करना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये 1960-65 में कर चुकी थी वो। लोग क्या कहेंगे, कितनी बातें बनाई जाएंगी, कितनी निंदा होगी, इन बातों की परवाह किए बिना चल दी वो, क्योंकि उनके जहन में ना एक आवाज पड़ चुकी। प्रीत नगर के एक मुशायरे में उन्होंने शेर पढ़ते हुए सुन लिया था, इसे भाई जैसे ही उनकी आवाज अंदर पड़ी तो अमृता कहती हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे इस शख्स से मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है। ये उसके लफ्जों का जादू था या उसकी खामोश नजरों का मेरे ऊपर एक तिलिस्म सा हावी हो गया, जादू सा। और कुछ तो नहीं जानती, लेकिन इतना कह सकती हूं कि उस रात मेरे मन की मिट्टी में किसी ने इश्क का बीज बो दिया था। बेपनाह मोहब्बत हो गई उन्हें। धीरे धीरे साहिर भी उनसे प्यार करने लगे थे। अमृता अपनी किताब में बताती हैं कि उन दिनों अक्सर साहिर मेरे घर आया करते थे और आकर चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ जाते थे। कुछ नहीं कहते थे वो, बस चुपचाप बैठे रहते। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी ही खामोशी में से निकला एक टुकड़ा सामने आकर बैठ गया है। जैसे मेरी खामोशी में से निकला एक टुकड़ा सामने आकर बैठ गया है। कुछ नहीं कहता था वो, बस घंटों में न जाने कितनी सिगरेट पे सिगरेट पिया करता, फिर आधी सिगरेट रागदानी में बुझाता और चुपचाप उठकर वहां से चला जाता। सोचकर देखो, 2 प्यार करने वाले एक कमरे में बैठे हैं, किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा, एक वर्ड भी नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी कोई डिस्कंफर्ट नहीं है, सुकून है, शांति है। वो कहती हैं वो उठकर तो चला जाता था, मैं उसे रोकना चाहती थी, उसका हाथ पकड़ना चाहती थी, कितना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन संस्कारों ने वो दूरियां कभी तय ही नहीं होने दी। लेकिन हाँ, उसके जाने के बाद वो जो सिगरेट के टुकड़े छोड़कर जाया करता था, मैं वो संभाल कर रख लिया करती थी। अलमारी में छुपा देती थी मैं, अकेले में, एकांत में, जब आसपास और कोई नहीं होता था, तब उन सिगरेट के टुकड़ों को अपनी उंगलियों के बीच लेती। ऐसा लगता जैसे साहिर की उंगलियां मुझे छू गई हैं। उन टुकड़ों को जलाती थी तो उसके धुएं में मुझे साहिर का चेहरा दिखाई दिया करता था। इनफैक्ट अमृता प्रीतम ने साहिर साहब की सिगरेट के ऊपर न जाने कितनी कविताएं लिख दी। 4 लाइन सुनोगे? अमृता लिख रही है साहिर की सिगरेट के ऊपर, कहती हुई कि ये आग की बात है। किसकी? ये आग की बात है जो तूने मुझे सुनाई थी। ये जिंदगी की वो सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। जिंदगी का अब गम नहीं, बस इस आग को संभाल ले और मैं तेरे हाथ की खैर मांगती हूं, तू एक सिगरेट और जला ले। साहिर वो सिगरेट जलाते चले गए, हर फिक्र को धुएं में मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। सबको दिख गए देवानंद नाचते हुए। क्लैप फॉर देवानंद साहब। वाह।